नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में आलू की खेती बहुत से किसान करते हैं और किसान इसकी खेती करके अच्छा लाभ भी कमाते हैं। अगर किसान आलू की खेती के साथ कम समय में तैयार होने वाली अन्य फसलों की खेती करें तो न केवल आलू की फसल से अधिक उत्पादन मिलेगा, बल्कि इसके साथ सह फसली खेती करने से उन्हें अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। तो किसान भाई कैसे करें आलू के साथ अन्य फसलों की खेती, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवर साहू से। हमारे किसान भाई आलू को बहुतायत मात्रा में बुआई करते हैं। अब ये ध्यान देना होता है कि हमारे किसान भाइयों को आलू के लिए मिट्टी कौन चाहिए। आलू के लिए सबसे बढ़िया मिट्टी होती है बलुई दोमट मिट्टी, और तो लगभग सभी फसलों में सभी मिट्टियों में इस फसल की बुआई की जाती है, लेकिन सबसे उपयुक्त मिट्टी जो होती है वो बलुई दोमट मिट्टी होती है, जिसका पीएच मान 6 से 6.5 7 तक रहना चाहिए। उर्वरक जो हमारी ये नकदी फसलें हैं, चाहे गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, इन सब में खाद की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो जब उर्वरक हम देते हैं तो उर्वरक देने से पहले हम 10 से 15 टन कंपोस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 से 25 दिन पहले खेतों में देते हैं कि जो पूरा हमारा जो गोबर की सड़ी खाद है वो अच्छे से सड़ जाए। उसके बाद हम उसकी बुआई करते हैं। तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 90 किलोग्राम फास्फोरस और 120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम इसको करते हैं। आलू की सहफसली खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए इनका उर्वरक प्रबंधन ली गई फसल के अनुसार करना चाहिए। आलू की फसल के लिए दी जाने वाली उर्वरक की मात्रा का प्रयोग बोए गए आलू की कतारों में करें और साथ में बोई गई फसल में पोषक तत्व पूर्ति के लिए उसके उर्वरकों को उसी की कतार में दें। तो सिंचित अवस्था में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा है और स्फुर और पोटास की पूरी मात्रा है, ये बुआई के समय दे देते हैं। और जो नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा जो बचती है वो 30 से 35 दिन पर मिट्टी चढ़ाने के बाद हम उसको देते हैं। तो मिट्टी चढ़ाना हमारा आवश्यक होता है और मिट्टी चढ़ाते हैं, जैसा कि हम पहले बताए हैं। और एक जो प्रभेद होती है, प्रभेद 3 तरह की होती हैं। एक अगेती होती है, एक मध्यम होती है, एक पछेती होती है। जैसे जो हमारी आगात वाली प्रभेद है जो 70 से 90 दिन में कंप्लीट हो जाती है, उसमें हमारी प्रभेद है कुफरी अशोका है, कुफरी पुखराज है, कुफरी अरुण है। और इनका उत्पादन क्षमता लगभग 25 से 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होता है। और एक मध्यम अवधि की होती है जिसमें 90 से 110 दिन में हमारी ये फसल पक के तैयार हो जाती है। इनका भी उत्पादन 20 से 25 या 25 से 30 के लगभग इनका टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होता है, जिसमें कुफरी कंचन है, कुफरी पुष्कर है, कुफरी लालिमा है, कुफरी सतलज है, कुफरी आनंद है। और जो हमारी पछेती है जो 110 या 110 दिन से ज़्यादा लेती है, उसमें कुफरी सिंदूरी है जिसका 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज आंकी गई है। तो ये हमारा जो आलू होता है, आलू के लिए हमारे किसान भाइयों को जो बीज दर होती है वो 12 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी बुआई हम लोग करते हैं बीज दर के हिसाब से। तो हमारे किसान भाइयों को जो कंद होते हैं, कंद लगभग 30 ग्राम का या 40 ग्राम का एक कंद लेना चाहिए जो सबसे उपयुक्त होता है। और उस उपयुक्त रहने से उसमें जो है उत्पादन अच्छा होता है, उसमें बढ़वार अच्छी होती है। तो जब हम बुआई करते हैं तो बुआई की दूरी जो हमारी होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी वो 50 से 60 सेंटीमीटर होती है। और जो कंद होता है, कंद से कंद की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर होती है, जिससे हम बुआई करते हैं। आलू के साथ अंतर्वर्ती खेती में हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं या कौन सी फसल हम ले सकते हैं? तो आलू रबी फसल में होती है, रबी सीजन में होती है, रबी ऋतु में होती है। सहफसली खेती करने में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि दोनों फसलें एक जाति की नहीं होना चाहिए, एक
फसल की छाया दूसरी फसल पर नहीं पड़नी चाहिए। दोनों फसलों का पोषक तत्व उपयोग करने का स्तर अलग अलग हो। सहयोगी फसल मुख्य फसल से जल्दी पकने वाली और बौनी हो। सहयोगी फसल के कीट एवं रोगों का फैलाव मुख्य फसल पर नहीं होना चाहिए। सहयोगी फसल मुख्य फसल के बढ़वार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालती हो। दो फसलों में एक फसल दलहनी हो। आलू के साथ उगाई जाने वाली सहफसल की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से मक्का, गन्ना, मूली, प्याज और सरसों आदि की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए खेत में आलू की बुआई कतारों में करते हैं और बुआई की दूरी फसलों की किस्मों के अनुसार रखते हैं। तो आलू के साथ सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मक्का का देखा गया है कि जैसे आलू के साथ मक्का हमारा बहुत अच्छा काम करता है। तो जो लाइनों में हमारा रहता है आलू, उसी में हम मक्का लगा देते हैं तो मक्का की अंतर्वर्ती खेती बहुत अच्छी होती है। मक्का का जो हमारा बीज दर होता है 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम आलू के साथ सहफसली खेती के रूप में करते हैं। तो आलू के साथ अंतर्वर्ती खेती का मेन मकसद ये होता है कि हमको एडिशनल माने अतिरिक्त रूप में हमको जो है मक्का का उत्पादन प्राप्त हो जाता है और मक्का का उत्पादन मिल जाता है। इसके साथ साथ हम मटर जो होता है जिसको छिमड़ी बोलते हैं, आलू के साथ छिमड़ी का भी हम सहफसली कर सकते हैं। तो इससे एडिशनल इनकम हमको मिल जाती है। आलू के साथ धनिया का भी हम लोग कर सकते हैं उत्पादन। आलू के साथ गन्ना का भी कॉम्बिनेशन अच्छा देखा गया है कि हम गन्ना का भी उत्पादन आलू के साथ ले सकते हैं। उर्वरकों का प्रयोग सही तरीके से करती रही हैं। इसके लिए समय समय पर सिंचाई करते रहें। आमतौर पर इस मौसम में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। वैसे तो मिश्रित फसल में पौधों की सघनता की वजह से खरपतवार कम उगते हैं, लेकिन कभी कभी खेतों में खरपतवारों की अधिकता हो जाती है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार समय समय पर निदाई गुड़ाई कर खरपतवारों को निकालते रहें। तो ये सब हमारी सहफसली खेती है। सहफसली खेती का मेन काम ये होता है कि जो हमारी आधार वाली फसल होती है, आधार वाली फसल के साथ साथ हम एक्स्ट्रा हमको जो है वो अलग उत्पादन मिल जाता है। जो हमारा अगर मान लिया कोई क्रॉप या हमारी बेस क्रॉप आधार क्रॉप अगर फेल्योर होती है या उसमें उत्पादन कम मिलता है तो हमारी जो सहफसली खेती है उससे हम उत्पादन को रिकवर कर देते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को अधिक मुनाफा होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। दलहनी फसलों में मटर का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती हरी फली और दाना दोनों के लिए की जाती है। जिन किसान भाइयों ने मटर की बुआई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इस समय फसल में कीट और रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल में भारी नुकसान होता है। इसीलिए आप इन कीट रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ अशोक कुमार शर्मा से। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मटर के लिए। आज हम बात करेंगे मटर में लगने वाले कीट एवं उनकी रोकथाम एवं रोगों की जानकारी देंगे एवं उनका रोकथाम की हम बात करेंगे आज। मटर की फसल को कीट और रोग बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में भारी गिरावट आती है। इसलिए किसान भाइयों कीट और रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण करें। इस फसल के अंदर भी वर्तमान समय में मौसम के उतार चढ़ाव के अनुसार ये देखा गया है कि अभी फली छेदक का कीट का इसमें प्रकोप हो रहा है। इसका जो फली छेदक कीट है, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जानकारी, इसकी पहचान बहुत आसान है। ये आधा फली के अंदर आधा एवं फली के बाहर रहता है। ये हल्का हरे रंग का, उसके ऊपर लाइन होती है काले रंग की, भूरे रंग की लाइनें होती हैं। तो इस कीट के नियंत्रण के लिए हमको क्या करना चाहिए कि पूरे खेत में टी आकार की, अंग्रेजी का टी शब्द होता है उस आकार की या वी शेप की कोई भी हमको डंडियाँ जगह जगह लगा देना चाहिए पूरे खेत में, जिस पे कि चिड़िया बैठे और इन इल्लियों को खा जाए, ताकि इनका एक नियंत्रण हो सके। प्रकाश प्रपंच आसानी से बाज़ारों में उपलब्ध होता है। इसको आप पूरे खेत में जगह जगह लगा दीजिए, ताकि इसकी लाइट जब रात में आती है तो इसके अंदर कीट जो है आकर्षित होकर लाइट की तरफ आएंगे और नीचे उसके अंदर पानी या घास तेट का तेल जो भी हम रखते हैं उसके अंदर डूब के इनकी मृत्यु हो जाती है।
तो प्रकाश प्रपंच के अलावा हम इसके अंदर रासायनिक विधि से भी इसका कंट्रोल कर सकते हैं। इसके रोकथाम के लिए ट्राइजोफास 1 से 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको इसका स्प्रे करना चाहिए ताकि इसका नियंत्रण अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं माहू कीट की। माहू कीट एक रस चूसक कीट है जो कि हरे रंग का होता है, भूरे रंग का होता है, कहीं कहीं काले रंग का भी पाया जाता है, जो कि पत्तियों का और नाजुक टहनियों का रस चूस लेता है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है, पौधा कमज़ोर हो जाता है और उत्पादन बहुत कम होता है। और इसके भी हम रोकथाम के लिए बात करते हैं तो सबसे पहले हमको पीले प्रपंच जो कि बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होते हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। चिपचिपे होते हैं, इससे ये माहू इसके ऊपर आके चिपक जाता है। इसका हमको रासायनिक उपचार भी करना चाहिए। इमिडाक्लोरपिड आती है, जिसका 1 ml 3 लीटर पानी के अंदर घोल बना के हम इसका उपचार कर सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, मटर की फसल में एक और कीट है जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसको बोलते हैं लीफ माइनर या पत्तियों में सुरंग बनाने वाला कीड़ा। यह कीड़ा पत्तियों की नाजुक अवस्था जब नई कोपल होती है उनमें और इसके अंदर हरा भाग को खा के इसके अंदर आड़ी तिरछी लाइन बनाता है, जिसको कि सुरंग जैसा प्रतीत होता है हमको, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है एवं पत्तियां सूख के गिरने लगती हैं। इसका रोकथाम के लिए हमें इमिडाक्लोरपिड का इस्तेमाल करना चाहिए। 0.5 ml प्रति लीटर पानी के साथ घोल बना के हमको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं उकटा रोग की। यह रोग काफ़ी प्रचुर मात्रा में आता है, जिससे कि उत्पादन में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसकी पहचान बहुत क्लियर है, आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। खेत की मेड़ पे खड़े होकर अगर हम खेत को देखेंगे तो हमको सूखे पौधे जो है दिखाई देते हैं। सूखे पौधों को उखाड़ कर खेत के बाहर किसी गड्ढे में दबा देना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए हमको ट्राइकोडर्मा का भी उपयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा को हम डायरेक्ट खेतों में भी डाल सकते हैं या गोबर की खाद के साथ मिला के भी हम अपने खेतों में दे सकते हैं, जिससे इस रोग पे काफ़ी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके लिए हमको रोग रोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए एवं फसल चक्र का हमको उपयोग करते रहना चाहिए ताकि ये रोग बार बार हमारे यहाँ ना आए। इसके अलावा इसमें जो गंभीर एक रोग लगता है वो होता है पाउडरी मिल्डू। पाउडरी मिल्डू को हम जब खेत के बाहर खड़े होकर खेत की तरफ देखते हैं तो हमको भूरे रंग के या सफ़ेद रंग के पाउडर पौधों के ऊपर छिड़का हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने इसमें पाउडर लगा दिया है। इस रोग की गंभीरता का आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं बाधित होती हैं, जिससे कि पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है और जब भोजन नहीं बनाएगा तो पौधा कमज़ोर होता है एवं उत्पादन में काफ़ी कमी आ जाती है। इस रोग से फसल को अधिक नुकसान होता है। नम और बादल युक्त वातावरण में यह रोग अधिक तेजी से फैलता है, जिसके कारण तने और पत्तियों पर सफेद चूड़ जम जाता है। रोकथाम के लिए ठंडा एवं नम वातावरण होते ही एक छिड़काव फफूंदी नाशक दवा का कर देना चाहिए। यदि लक्षण फिर भी दिखाई दे तो 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव अवश्य करते रहना चाहिए। इसके रोकथाम के लिए हमको गंधक का उपयोग करना चाहिए, जो कि पानी में घुलनशील आती है। 3 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी में घोल के हमको इसका स्प्रे करते रहना चाहिए। दूसरी दवा है सल्फेक्स, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका घोल बना के हमको इसका उपयोग करने से ये इस रोग का हम काफ़ी हद तक नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो भी मैंने आज आपको जानकारी दी, इस जानकारी का अगर आप सही ढंग से उपयोग करते हैं, इस तरह से उपयोग करेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला करौली और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 24 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 22 से 26% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 10 से 13% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि
गेहूं में सकरी एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम ए प्रति हेक्टेयर 250 से 300 लीटर पानी के साथ प्रति हेक्टेयर या मेट्रीब्यूजिन 175 ग्राम AI कम से कम 500 लीटर पानी के साथ घोलकर या सल्फोसल्फ्यूरान 25 ग्राम और मेटसल्फ्यूरान 4 ग्राम 250 से 300 लीटर पानी के साथ घोलकर प्रति हेक्टेयर दर से 30 से 35 दिन की फसल में छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद फूल आने की अवस्था से पहले करनी चाहिए। यूरिया की बची हुई आधी मात्रा सिंचाई से पहले या सिंचाई के साथ देनी चाहिए। चना बुआई के लगभग 1 माह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है। यदि आवश्यक हो तो दूसरी निराई गुड़ाई करें। पहली सिंचाई बुआई के 45 दिन बाद करनी चाहिए। अमरूद के बागों में मिली बग कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइजोफास 40 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें और दूसरा छिड़काव 15 से 20 दिनों के बाद करें। जीरा की बुआई का उपयुक्त समय है। किसानों को उन्नत किस्मों के बीज जैसे RZ19, RZ209, RZ223, GC2, GC4 का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। गेहूं की बुआई के लिए खाली पड़े खेतों को जुताई करके तैयार कर लेवें और आवश्यक आदानों की अंतिम व्यवस्था कर लेवें। किसानों को फसलों की बुआई के लिए उन्नत किस्म के बीज जैसे राज 4079, राज 4120, राज 4037, राज 4238, राज 6560, राज 4083, राज MR1 एवं राज 3785 इस संभाग के लिए गेहूं की उन्नत किस्में हैं। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। अगर दीमक की समस्या है तो दीमक के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल 5 SC की 6 मिलीलीटर मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें अथवा क्लोथिएनिडीन 50W DG की 1.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आवश्यकता अनुसार पानी में घोल बनाकर बीजों पर समान रूप से छिड़ककर उपचारित करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव चिमनपुरा जिला जयपुर के किसान देवेंद्र सिंह ने। आप गाजर की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी चाहते हैं तो देवेंद्र सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है खेत का चयन। आप ऐसे खेत का चयन करें जो बलुआही दोमट किस्म की मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर मोरमी या चट्टान वाली नहीं हो, मुलायम मिट्टी हो। क्योंकि आप जानते हैं गाजर का जो रूट होता है, जड़ होता है, जो उसका व्यावसायिक पार्ट है जिसको बेचा जाता है, उसको ज़मीन के नीचे बैठना है और 1 से 1.25 फीट गहराई तक हो जाता है। यानी 1.5 फीट कम से कम गहराई तक मुलायम मिट्टी होगी तो बेहतर होगा। अगर कम गहराई वाली मिट्टी में आप कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अर्दिंग अप करके मिट्टी को ऊपर चढ़ाना होगा। भूमि का चुनाव और खेत की तैयारी। गाजर की खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाले दोमट भूमि जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय 1 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर लेना चाहिए। अधिक मोटे मोटे जड़ वाले खरपतवार घास अगर आपके खेतों में हो तो वैसे खेतों को चयन न करें और समुचित मात्रा में इसमें पोषक तत्व होने चाहिए, खासकर पोटास और फास्फोरस की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। किसान भाइयों, आपको इसमें 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर के दर से कंपोस्ट देना होगा। साथ ही साथ आपको 100 kg नाइट्रोजन और 80 kg 60 से 80 kg फास्फोरस और 60 से 80 kg पोटास की मात्रा प्रति हेक्टेयर
लीटर की दर से देना होगा, तब जाके, चूँकि ये अधिक पोषक तत्व खासकर पोटास को इसमें कमी आप नहीं कर सकते, नहीं तो आपके अच्छे नहीं होंगे। फास्फोरस की भी कमी नहीं की जा सकती, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आप इसकी गाजर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे आपके फसल की बढ़वार अच्छी होगी। गाजर की उन्नत किस्में। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती हैं। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटिस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इसकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केसर, पूसा वृष्टि, पंजाब ब्लैक ब्यूटी, PC 161 प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadattarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।